Hello students, let's start the today's class with the new chapter Sources of Energy. Although this chapter belongs to the environment section of the science, but this chapter is equally important as other chapters because in this chapter we are going to learn about what are the sources of energy. Okay, how can we utilize these sources of energy? Okay, what is a good source of energy? Then we'll come to know about what are the conventional sources of energy. Okay, so there's a lot to learn in this chapter. Okay, so I'll read the chapter line by line and help I'll help you to understand the meaning of every line. Okay, so let's begin this chapter. This chapter is very interesting and very important from the exam point of view as well as from the environment point of view also. Okay, we should know about what are the sources of energy. Okay, how the sources can get conventional. Okay, so let's begin with the chapter. Okay, so in class ninth we have learned that total energy during a physical or chemical process is conserved. हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था कि कोई भी काम करने पर, कोई भी काम करते समय या कोई भी काम करने पर जो भी एनर्जी लगती है वो कंजर्व हो जाती है। इस लाइन का मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि टोटल एनर्जी बिफोर वर्क इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर वर्क। कैसे? सपोज आपने हाथ में प्लेट पकड़ी हुई है। ओके, चाइना बोन बोन चाइना की या फिर चाइना की प्लेट पकड़ी हुई है आपने। ओके, बोन चाइना की। तो जैसे ही आपने उस प्लेट को छोड़ा ज़मीन पे जाके वो बिखर जाती। तो वो जो एनर्जी थी जब आपने हाथ में पकड़ी हुई थी प्लेट, तो वो हाइट पर थी, कुछ ज़मीन से प्लेट कुछ हाइट पर थी। तो उस प्लेट में पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, जैसे ही वो ज़मीन से टकराई वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने के साथ साथ एक और एनर्जी में चेंज हुई, वो है साउंड एनर्जी। ओके, जैसे ही प्लेट ज़मीन से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है तो हमको आवाज़ आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी में। तो एनर्जी वही है, एनर्जी सेम है बट फॉर्म्स अलग अलग हैं। ओके, एनर्जी सेम है बट फॉर्म्स अलग अलग हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिससे मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे किसी भी प्रोसेस में एनर्जी जो पहले लगी है उसका अमाउंट इक्वल होता है जितनी एनर्जी निकलती है। ओके, या फिर ऐसा मैं बोलूँ, रिएक्टेंट्स में जो एनर्जी है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट्स के एनर्जी के। ओके, वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट एनर्जी क्राइसिस? अगर ऐसा है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जितनी एनर्जी पहले लगती है उतनी एनर्जी निकलती है, अगर ये बात सच है जो कि हमने पढ़ी है क्लास नाइन्थ में, तो सच ही है ये बात कि एनर्जी बिफोर वर्क इक्वल टू एनर्जी आफ्टर द वर्क। ओके, तो ये बात सच है। तो आप खुद बताइए कि हम इतना एनर्जी क्राइसिस के बारे में क्यों पूरी दुनिया में चर्चा चलती रहती है कि एनर्जी क्राइसिस हो गए, एनर्जी की कमी है, ऐसा वैसा। ओके, अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिप्लीट हो रहे हैं। तो हम क्यों ऐसा बोलते रहते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी ख़त्म हो रहे हैं? इफ़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वी शुड हैव नो वरीज। अगर एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है तो हमको कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो हमें कहीं ना कहीं से मिल ही रही है। ओके, वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटीज़ विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। हम दुनिया भर की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं बिना सोचे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ओके, अगर ऐसी बात है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी तो मौजूद है अपने आसपास। ओके, तो हम तो अपने पूरी लाइफ जो है उस एनर्जी का यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, दिस रिडल कैन बी सॉल्व इफ़ वी रिकॉल वॉट एल्स वी लर्नट अबाउट एनर्जी।
ये पहेली सुलझाई जा सकती है अगर हम ये ध्यान कर लें कि क्या एनर्जी के बारे में और क्या पढ़ा है हमने। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में आती है और बस एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, कभी बनाई नहीं जा सकती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्लेट का एग्जांपल दिया था, जो बोन चाइना की प्लेट थी, उसको आपने हाथ से छोड़ा तो वो उस पर पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई किस में, काइनेटिक एनर्जी में, जैसे ही वो ज़मीन से टकराई, और साउंड एनर्जी में। ओके, तो एनर्जी अगर उसमें 50 जूल थी पहले, तो 50 जूल बाद में भी थी, बट ये है कि वो एनर्जी का फॉर्म जो है वो चेंज हो गया। पहले वो पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ओके, for example, if we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy when it hits the ground। वही बात जो मैंने बताई अभी। ओके, इफ़ वी लाइट अ कैंडल, अगर हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं, द प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। प्रोसेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट और लाइट निकलती। जहाँ पर भी एक्सोथर्मिक वर्ड दिख जाए आपको, वहाँ पर समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही, या बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही। ओके, उस प्रोसेस में। तो ये जो कैंडल जलाने का जो प्रोसेस होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इसमें हीट और लाइट निकलती है। आप जानते ही हैं कैंडल हम इसीलिए जलाते हैं ताकि हीट और लाइट हो सके, मोस्टली लाइट हो सके। ओके, वहीं एक वर्ड आता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिस जगह पर एनर्जी लग रही हो। ठीक है, अगर बोले कि ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है, तो समझ लीजिएगा उस प्रोसेस में एनर्जी लग रही है या हीट लग रही है। ओके, यहाँ पर कैंडल के जलने की हमने बात की, तो कैंडल का जलना जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक सो दैट द केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इस तरह से एक्सोथर्मिक है कि जो केमिकल एनर्जी होती है वैक्स की, यानी वैक्स मतलब मोम, मोम की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। तो मोम जो केमिकल था, तो उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। जैसे ही कैंडल जलती है तो मोम पिघलने लगता है, तो उसकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। वॉट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी बर्न अ कैंडल। और क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑब्टेन होते हैं हम जब कैंडल जलाते हैं, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वैक्स जो है वो एवेपोरेट होता है हवा में। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हमें मिलती हैं कैंडल जलाने पर। द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम। जो टोटल एनर्जी है वो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के पहले रहती तो सेम है, मतलब किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के पहले जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो सेम रहती है। किससे, किसी भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के टोटल के बाद। ओके, मतलब जब प्रोसेस चालू हुई तो जितनी एनर्जी थी, तो प्रोसेस के बाद भी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। ओके, तो टोटल एनर्जी बिफोर द प्रोसेस इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर द प्रोसेस। बट सपोज वी कंसिडर द बर्निंग कैंडल अगेन, एक बार और हम अगर बर्निंग कैंडल का एग्जाम्पल लेते हैं, कैन वी समहाउ put together the heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax। क्या हमने कैंडल जो जलाई, तो क्या वो प्रोसेस रिवर्स किया जा सकता है कि कैंडल जितनी जल गई है, जितनी वैक्स पिघल गई है, जितनी उससे दूसरी चीज़ें निकली हैं, केमिकल एनर्जी जो निकली है, हीट और लाइट निकली है, क्या उस पूरी एनर्जी को लेकर हम वापस से कैंडल, वैक्स और एनर्जी तैयार कर सकते हैं? नहीं, ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। वो एनर्जी एनवायरनमेंट में चली गई अलग अलग फॉर्म में। अब वो एनर्जी को वापस से इकट्ठा करके जो ओरिजिनल सिचुएशन थी कैंडल जलने से पहले, वो नहीं क्रिएट की जा सकती। ओके, लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं।
सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर which has a temperature of 348 यानी 75 डिग्री सेल्सियस एंड लीव इट इन द रूम वेयर द टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। हम एक काम करते हैं, इस एक्टिविटी में बोल रहा है क्या कि 100 ml पानी लेते हैं और उस पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 75 डिग्री सेल्सियस, यानी वो पानी होना चाहिए गर्म। ठीक है, उस गर्म पानी को हम ऐसे रूम में रख देते हैं जिसका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। रूम का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वाटर का टेम्परेचर जो उस रूम में रखा जा रहा है उसका टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा? इज़ देयर एनी वे ऑफ कलेक्टिंग ऑल हीट लॉस टू द एनवायरमेंट? क्या कोई तरीका है कलेक्ट करने का? जो भी हीट उस वाटर से निकल रही है, एवेपोरेट हो रही है, क्या उस हीट को कलेक्ट करने का और वापस से पानी बनाने का कोई तरीका है? बिल्कुल नहीं। इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसिडर, जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए, वी सी दैट एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपिएटेड टू द सराउंडिंग। तो हमने क्या देखा कि जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए, सभी एग्जाम्पल्स में जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में सराउंडिंग में चली गई, यानी एनवायरनमेंट में चली गई। अब उस एनर्जी को पकड़ के वापस से हम ओरिजिनल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में नहीं ला सकते। हेंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क इज कंज्यूम्ड एंड कैनॉट बी यूज्ड अगेन। मतलब कोई भी हम सोर्स लें एनर्जी का, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, मीथेन हो, पेपर हो, कोई भी एनर्जी का सोर्स लें, वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक बार अगर उसका यूज़ कर लिया हमने, तो वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता। ओके, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी चीज़ का यूज़ कर लो फिर बार बार उस चीज़ का यूज़ करते रहो। नहीं, वो एक बार दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो वापस से वो पहली एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो सकती। ओके, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? अगर हम बात करें कि एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए। एक तो दिमाग में ये आ रहा है कि वो आसानी से मिलना चाहिए। ओके, आसानी से नहीं मिलेगा तो काहे का अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी? फिर जितनी एनर्जी उससे मिलनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलनी चाहिए। तीसरा हम ये सोचें कि सस्ता होना चाहिए। ओके, चौथा हम ये सोचें कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए उससे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को जो बताती हैं। ओके, व्हाट कैन, अब देखिए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। व्हाट कैन देन बी कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसको बोल सकते हैं? व्हेन इन आवर डेली लाइव्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में एनर्जी का यूज़ करते हैं काम करने के लिए। वी यूज़ डीजल टू रन आवर ट्रेन्स। हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन चलाने के लिए। हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं लाइट और स्ट्रीट लैम्प जलाने के लिए। और हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हमारे मांसपेशियों में, हमारे मसल्स में, स्कूल वगैरह जाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, ओके, चलने फिरने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक्टिविटी 14.1 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिस्ट 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट यू यूज़ फ्रॉम द मॉर्निंग। आप 4 तरह की एनर्जी का नाम लिखो जो कि आप सुबह से यूज़ करते हो। ठीक है, व्हेन यू वेक अप टिल यू रीच द स्कूल। जब आप उठते हो तब तक से लेकर जब तक आप स्कूल नहीं पहुंच जाते तब तक के लिए। ओके, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सुबह उठा, आप सुबह उठते ही ब्रश करते हो, तो आप अपने मसल्स का यूज़ करते हो कोई काम करने में, तो एक जगह वहाँ पर एनर्जी गई। ठीक है, तो वो एक तरह की क्या हो गई? फिजिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपने दूध गर्म किया या कोई खाने का आइटम गर्म किया, तो वहाँ पर आपने एनर्जी यूज़ की, हीट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी। ओके, फिर उसके बाद आप पैदल चल के जा रहे हो, तो वो भी एक तरह की फिजिकल एनर्जी हो गई। ठीक है, फिर आपने पढ़ाई की स्कूल जाके, तो वो मेंटल एनर्जी हो गई। तो आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग तरह की एनर्जी में पूरा दिन जो है धीरे धीरे जा रहा है। ओके, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? हम
इन सारी एनर्जीज़ को कहाँ से पाते हैं? ये एनर्जी हमको मिलती है फूड से, जो खाना हम खाते हैं उससे हमको अलग अलग काम करने की एनर्जी मिलती है। कैन वी टेल दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाई और वाई नॉट? हम इन एनर्जी के सोर्सेज की बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो आप खुद सोचिएगा कि क्या ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो आपको सुबह से लेकर शाम तक आपके डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। ओके, द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क। मस्कुलर एनर्जी कब यूज़ होती है? जब हम कोई फिजिकल काम कर रहे होते हैं, जैसे चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, ओके, खेल रहे होते हैं, तो कौन सी एनर्जी काम करती है? मस्कुलर एनर्जी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब काम करती है? जब कोई हम अप्लायंस यूज़ कर रहे होते हैं, मोबाइल या कोई सपोज़ चार्जर या फिर टेलीविज़न, ठीक है, माइक्रोवेव। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज़ होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। फिर केमिकल एनर्जी कब यूज़ होती है? जब हम खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जब हम कोई गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जो पेट्रोल है वो केमिकल एनर्जी का काम करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? हीट एनर्जी में, ठीक है, ताकि गाड़ी चल सके। ओके, हमें सूरज की रोशनी मिलती है तो वो हीट और लाइट एनर्जी हो जाती है। ठीक है। वी नीड टू नो हाउ डू वी सेलेक्ट द सोर्स नीडेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी इन इट्स यूजेबल फॉर्म। हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे हम उस सोर्स का पता लगाएं जो हमको एनर्जी देता है, और उस एनर्जी को कैसे हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। एक्टिविटी 14.2 में ये देखते हैं, कंसीडर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव व्हेन वी चूज़ अ फ्यूल फॉर कुकिंग आवर फूड। अलग अलग हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। कंसीडर द वेरियस ऑप्शंस वी हैव, अलग अलग ऑप्शंस की बात करते हैं और ऐसे फ्यूल की बात करते हैं जो हमें खाना बनाने में यूज़ होता है। तो गैस का यूज़ होता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज़ होता है, उससे हम खाना बना पाते हैं। ओके, या फिर गांव वगैरह में वुड का यूज़ होता है, लकड़ी, तो लकड़ी से खाना बनाया जाता है गांव में। ओके, व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसिडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज गुड फ्यूल। आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें इंडल्ज करना चाहोगे जब आप एक गुड फ्यूल को इमेजिन करते हो कि आप एक गुड फ्यूल मतलब आपके लिए क्या है? ओके, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एक गुड फ्यूल वो फ्यूल होना चाहिए जो आसानी से मिल जाए। फिर हम ये देखेंगे कि वो सस्ता हो। फिर हम ये देखेंगे कि उससे मिलने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, फिर हम ये देखेंगे कि वो कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं करता है। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिससे आप एक अच्छे फ्यूल को सेलेक्ट कर सकते हो। एक ओके, वुड योर चॉइस बी डिफरेंट इफ़ यू लिव्ड। क्या आपकी चॉइस अलग होती जब आप रहते जंगल में? बिल्कुल अलग होती। वहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो वुड होता, लकड़ी होती, पत्तियाँ होती, टहनियाँ होती। ओके, इन रिमोट और माउंटेन विलेज और स्मॉल आइलैंड, अगर रिमोट यानी दूर दराज इलाकों में, यानी पहाड़ी इलाकों में, या फिर एक छोटे से आइलैंड में अगर आप रह रहे होते, तो भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ फ्यूल जो है वो अलग होता। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो फिर आपका पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी ये सब होता। ओके, अगर आप 500 साल पहले रह रहे होते तो केरोसिन वगैरह होता, या फिर दूसरे तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी थे, कोल वगैरह होता। ठीक है, तो ये थे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाउ आर द फैक्टर्स डिफरेंट इन ईच केस, कैसे अलग अलग केसेस में फैक्टर्स अलग हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जंगल में रह रहे होते तो वहाँ पे आप लकड़ी या टहनियों से आग जलाकर एनर्जी ले रहे होते। ओके, या फिर सनलाइट के थ्रू एनर्जी ले रहे होते। अगर आप रिमोट यानी दूर दराज गांव के इलाकों में या फिर छोटे से आइलैंड में रह रहे होते तो चूल्हे के थ्रू लकड़ी जला के, या फिर केरोसिन वाले जो स्टोव होते हैं उस पर खाना बना के एनर्जी ले रहे होते। ओके, दिल्ली में रह रहे होते तो आपको या तो बना बनाया खाना मिल जाता, या तो फिर आप सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें, इनसे आप इनको आप फ्यूल की तरह यूज़ कर रहे होते। ओके, अगर आप 500 साल पहले की बात करें तो तब सोर्स ऑफ एनर्जी एकदम डिफरेंट था।
तो यही आप देखिएगा कि 500 साल पहले क्या क्या सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे। ओके, उस समय पेट्रोल डीजल तो चलता नहीं था उतना। ओके, तो क्या क्या सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे। आफ्टर गोइंग थ्रू द टू एक्टिविटीज़ अबव, ऊपर दो एक्टिविटी करके हमने ये देखा कि पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी या फ्यूल वी सेलेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क डिपेंड्स ऑन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स। पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है या पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फ्यूल जो है, वो जो जो हमने सेलेक्ट किया है काम करने के लिए, वो अलग अलग है। ओके, वी सेलेक्ट फॉर परफॉर्मिंग सम वर्क डिपेंड्स ऑन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, वाइल सेलेक्टिंग अ फ्यूल, एक फ्यूल की अगर हम बात करें, वी वुड आस्क अवर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, कितनी गर्मी, अगर हम किसी फ्यूल की बात करें तो हम यही देखेंगे कि कितनी गर्मी रिलीज़ होती है उसके जलने से। ठीक है, क्या वो बहुत सारा धुआं पैदा करता है, क्या आसानी से अवेलेबल होता है वो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कैन यू थिंक ऑफ 3 मोर रेलेवेंट क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट फ्यूल, क्या आप 3 और क्वेश्चंस की बात कर सकते हो और जब आप फ्यूल की बात करो। Given the range of fuels we have today, what are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task like cooking our food? क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी चॉइसेस को लिमिट करेंगे जब आप एक पर्टिकुलर टास्क की बात करें, जैसे खाना बनाने की। ठीक है, वुड द फ्यूल सेलेक्टेड ऑल्सो डिपेंड ऑन द वर्क टू बी डन, क्या आपने जो फ्यूल सेलेक्ट किया है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वुड वी चूज़ वन फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अनदर फॉर हीटिंग द रूम इन द विंटर। बिल्कुल अलग अलग, हम कुकिंग के लिए एलपीजी का यूज़ करते हैं, बट हीट के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं ताकि सर्दियों में हमें गर्मी मिल सके। हम एलपीजी गैस में अपने आप को गर्म करने की कोशिश नहीं करते। ओके, वी कुड देन से दैट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी वन, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी यानी एक अच्छा फ्यूल जो है वो होगा जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्क दे पर यूनिट मास या वॉल्यूम। मतलब थोड़ा सा आप एक यूनिट मास का टुकड़ा अगर आप ले लें, 1 किलो फ्यूल ले लें या 1 लीटर फ्यूल ले लें, तो उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए। ओके, आसानी से एक्सेसिबल हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में सुविधाजनक हो, मतलब आप उसको रख सकें, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकें। ओके, और सस्ता हो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, किफ़ायती होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर थे जो एक अच्छे फ्यूल को बताते हैं। ओके, तो चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। ओके, पहला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल। ओके, दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका होगा थर्मल पावर प्लांट, तीसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, और चौथा जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा आपका वो होगा बायोमास वगैरह। ओके, तो ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक तरह से देखा जाए तो। ओके, तो पहला है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। फॉसिल का मतलब ये होता है कि जब कोई लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जब कोई लिविंग थिंग चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हज़ारों लाखों साल तक ज़मीन के नीचे दब दब के हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कन्वर्ट हो जाती है फ्यूल में। ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है फ्यूल में, तो वो कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके, मतलब ज़मीन के नीचे दब करके ज़मीन के नीचे का जो टेम्परेचर और प्रेशर रहता है उसके कारण अलग अलग फॉर्म्स में, कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स में चेंज हो जाना। ठीक है, जैसे लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ वगैरह, जो जो पेड़ या फिर जो पौधे वगैरह ज़मीन के नीचे दब गए थे, उन पेड़ पौधों के कारण उन पेड़ पौधों के कारण उन दबे हुए पेड़ पौधों के कारण आज की डेट में जो कोयला निकलता है वो बना है।
ओके, उन्हीं पेड़ पौधों से वो कोयला बना है। ओके, क्योंकि मैं एक बात आपको साफ बता देता हूँ कि कोई भी लिविंग चीज़ होगी उसके अंदर कार्बन मौजूद होगा। और जो भी फ्यूल होते हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कोल हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे सीएनजी हो, वो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही है। उसमें भी मेनली कार्बन तो होता ही है। तो वो कार्बन वहीं से आता है, कहाँ से? एनिमल्स और प्लांट्स से। जब प्लांट्स और एनिमल्स लाखों करोड़ों साल पहले दब गए हैं ज़मीन के नीचे, वो धीरे धीरे इन्हीं कोल, पेट्रोलियम, डीजल इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, कि कैसे कोल बनता है, कैसे पेट्रोलियम बनता है, कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, तो ज़मीन के नीचे अलग अलग गहराई और अलग अलग टेम्परेचर में पेट्रोल पाया जाता है, डीजल पाया जाता है, ठीक है, कुल मिलाकर पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ें जो हैं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकाल ली जाती हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ओके, पेट्रोलियम जो है उससे डीजल भी निकाला जाता है, पेट्रोल भी, केरोसिन भी, बिटुमेन भी। ओके, सारी चीज़ें जो है, नेचुरल गैस भी, तो ये सारी चीज़ें पेट्रोलियम से निकाल ली जाती हैं। और पेट्रोलियम जो है एक तरह का फॉसिल फ्यूल है जो ज़मीन के नीचे लाखों करोड़ों साल पहले दबे जानवर और पेड़ों से बना है। ओके, इन एंशियंट टाइम्स वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। पुराने ज़माने की बात करें तो वुड यानी लकड़ी बहुत ही कॉमन सोर्स था हीट एनर्जी का, यानी गर्मी देने का बहुत ही कॉमन सोर्स था। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़। बहता हुआ पानी और हवा से मिलने वाली जो एनर्जी है वो भी कुछ कुछ कामों में इस्तेमाल होती आई है। जैसे जो बहती हुई हवा है उसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए हो जाता है, विंड मिल यानी पवन चक्कियाँ चलाने के लिए होता है, ठीक है। जो पानी है, पानी से बड़े बड़े डैम्स में टरबाइन लगे रहते हैं, मोटर लगे रहते हैं, तो वो टरबाइन घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ओके, तो कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस? क्या इनमें से कुछ यूजेस का के बारे में आप सोच सकते हैं? द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल। कोल का जो एक्सप्लॉयटेशन है, कोयले का जो एक्सप्लॉयटेशन है एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, उससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब इंडस्ट्रीज़ आई तो लोगों के काम आसान होने लगे। लोगों को आसानी से कपड़ा, मशीन, ठीक है, कार, बाइक, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो मिलने लगे आसानी से, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसकी मदद से आया? कोल के एक्सप्लॉयटेशन से। कोयला मिला तो कोयले से एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो एनर्जी से फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह चलाई गई। ओके, और इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ एक बार चलने लगी तो हमें क्या मिलने लगा? सामान मिलने लगा जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होता है। ओके, हमें आसानी से, हर एक इंसान के पास आज देखिए गाड़ी है, ठीक है, कार है, बाइक है, माइक्रोवेव है घर पे, फ्रिज है, ओके, टीवी है। तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही हुई हैं। ओके, तो गाइज़ आज के लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जानी। जैसे सबसे पहले तो हमने ये जाना कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर का मतलब क्या है, और क्या ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो हमने पढ़ा। ओके, फिर हमने देखा कि जो अभी तक एक सेइंग चल रही थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो उसको गलत वे में हम नहीं लें, ठीक है, कि एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती तो वो एनर्जी हम जीवन भर यूज़ कर सकते हैं। नहीं, एनर्जी एक बार अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो वापस से पुराने फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओके, एक बार आपने पेपर जला दिया तो उस जले हुए पेपर को वापस से ओरिजिनल पेपर में आप नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, फिर हमने ये देखा कि एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ओके, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है जो सबसे पहली बात आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है, उससे मिलने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, फिर वो सस्ता होना चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाना चाहिए आसानी से,
ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने देखा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसमें हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जाना। ओके, तो हम अगले लेक्चर में फॉसिल फ्यूल्स से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप यहाँ तक 2 पेज आप घर पे प्लीज़ रीड कर लीजिएगा 2-3 बार अगर आप कर सके तो। ओके, ये आपके लिए चैप्टर जो है ईजी बना देगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।